तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी आपको आसानी के साथ उपलब्ध हो जाए, आसानी के साथ मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम आज के इस पूरे वीडियो पे हम जानेंगे कि हमारे जो भूविटा है और इको हरियाली है और PGPR है और एग्रो 19 है, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हम जो है किसान से बात करेंगे और किस प्रकार से आप जो है खेती के प्रति अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में काफ़ी आसान होगा और आसानी के साथ जो है आप किसान को समझा सकते हैं और अपने आप को भी जो है समझा सकते हैं कि हाँ, कि ये चीज़ जो है कितने ज़्यादा ज़रूरत है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना जो है प्रभाव डालता है, कितना अच्छा जो है असर डालता है ऑर्गेनिक खेती। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आपको कुछ ऑर्गेनिक खेती के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि पहले लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, उसके बाद फिर से ऑर्गेनिक से कहाँ आए, इनऑर्गेनिक खेती करने लग गए। अब फिर से जो है क्यों इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे हैं, इस बात को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सभी लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते थे। मतलब 1950 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो सब लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, किसी भी प्रकार का जो है रसायन का उपयोग नहीं करते थे अपने खेती में। जैसे कि उपयोग क्या क्या चीज का करते थे, देसी बीज हो गया, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद का जो है उपयोग करते थे। कीटनाशक के लिए जो है ऑर्गेनिक कीटनाशक जैसे कि नीम वगैरह है, इन सब चीज़ों का जो है उपयोग करते थे। और जिससे क्या होता था, जो हमारा जो मिट्टी है उसकी जो पोषक तत्व की जो गुणवत्ता है वो सारी चीज़ें बना हुआ रहता था उसमें, और फसल जो है अच्छा हुआ करता था, जिससे मतलब हमारे शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता था, क्योंकि हम किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करते थे। सभी जो फसल जो होता था वो ऑर्गेनिक होता था, कार्बनिक होता था। जो मिट्टी था हमारे उसमें कार्बन की जो अधिकता थी, कार्बन की मात्रा जो है अधिक हुआ करता था, जिसके वजह से पौधों को पोषक तत्व जो है आसानी से मिल जाता था और बीमारियां भी जो है कम होती थी। और जैसे कि अगर जो है किसी प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करना है, कीटों को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए किसान क्या करते थे, फसल चक्रण का उपयोग करते थे। मतलब कभी दलहनी, कभी तिलहनी, कभी अनाज, इस प्रकार से जो है फसल का चक्रण किया करते थे, जिसके वजह से पौधों में बीमारियां भी कम होती थी और जो मिट्टी का जो पोषक तत्व जो उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहती थी। मिट्टी भुरभुरी और नरम बना रहता था, जिसके वजह से जो है हमें अधिक मात्रा में मतलब मिट्टी को बड़े एचपी के जो ट्रैक्टर वगैरह है, जिस प्रकार से आज जरूरत पड़ता है कि जुताई के लिए आप 55 HP 60 HP का जो है ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे कि केवल और केवल बैल से जो नांगर होता है उससे जुताई करके भी जो है हम अपना बुआई कर लेते थे। और इतने ज़्यादा जो है हेवी व्हीकल की, मतलब ज़्यादा पावर वाले जो व्हीकल होती है, ट्रैक्टर्स है, उसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार से जो है पहले के लोग जो है खेती जो है करते थे, ऑर्गेनिक खेती। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्त कि जनसंख्या बढ़ते गया। पहले जनसंख्या कम था, जिसके वजह से हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ता था। जितना हमें ज़रूरत होता था उतना जो है हम खेतों में उगा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, हमें अनाज की जो है ज़रूरत बढ़ता गया। और उसके बाद जब 1960 के दशक में जब ये सब समस्या जो है बढ़ी कि जनसंख्या वृद्धि हुआ, अनाज की कमी हुआ, और जैसे कि अकाल जैसे हालात बन गए। मतलब लोगों को खाना पर्याप्त जो है मिल नहीं पाता था और अकाल वगैरह जो है सारी चीज़ें पड़ने लगा। तो फिर 1966 के बाद जो है भारत में जो हरित क्रांति का जो है को अपनाया गया और बहुत तेजी से इसका जो है इसको प्रमोट किया गया और लोग बहुत तेजी से इसको अपनाए, क्योंकि इसका जरूरत जो है बहुत ज्यादा था। इससे कि इसमें क्या किया गया, हाई यील्ड वेराइटीज का जो बीज है उन सब बीजों का उपयोग किया गया। मतलब हाइब्रिड बीज आप बोल सकते हैं, इसका उपयोग तेजी से चालू हुआ। इसके लिए जो है किसानों को प्रमोट किया गया कि इसके लिए सब्सिडी दिया गया कि आप जो है इसको अपनाइए, इसको जो है
अपने खेतों में बुआई करे, ये सब चीज़ों को जो है ध्यान दिया गया। और यूरिया, डीएपी जो रासायनिक खाद हैं, इनका उपयोग जो है करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। एक तरीके से कहने का मतलब जो है लोगों को प्रमोट किया गया, इस पर सब्सिडी दिया गया, और जिससे जो है अधिक सिंचाई हुआ इन्हीं रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक खादों का, जिससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुआ। अब लोगों को तो अनाज की जरूरत था, प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, लोग भूखमरी में मर रहे थे, तो ये सब चीज सिचुएशन पैदा हो गया था, जिससे हमें क्या चाहिए था, तुरंत रिजल्ट देने वाले कुछ रसायन का जो है हमें जरूरत था, जो कि हमको मिल गया। मतलब फसल में जो है उत्पादन को भी बढ़ा देते थे, और जो भी समस्या होता था उसको, उसका निदान जो है तुरंत कर देता था, क्योंकि सारी चीजें रासायनिक थी। पहले ऑर्गेनिक था, लेकिन अब रासायनिक हो गया, तो जिसके वजह से जो है लोगों को दिखने लग गया कि ये चीजें जो है जल्दी काम कर रहा है। लेकिन उनको जो आज जो समस्या हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि हमारे खेती में इस प्रकार की समस्या होने लगेगी। अब वो समस्या क्या थी, जिस आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पता है कि अब जिसके वजह से रासायनिक खेती से फिर से जो है लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब समस्या किस प्रकार से बढ़ी, इसको समझिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई। पहले उर्वरक क्षमता ज्यादा थी, लेकिन अब मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो है रसायनों के उपयोग के वजह से, रसायन क्या करता था कि वो जो कीट पतंगे हैं उसको मारने के साथ साथ जो है जो मिट्टी के लिए जरूरी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको भी खत्म कर दिया। केचुए थे वो लगभग खत्म ही हो गए, जो कि मिट्टी को उलट पुलट करके मिट्टी में नमी और मिट्टी में को जो है भुरभुरापन उसका जो है मिट्टी में मतलब कहने कठोर नहीं होने देता था, उसको नरम मुलायम बनाए रखता था। ये सारे जीव जंतु क्या हो गए, उस वहां से मिट्टी से खत्म हो गए, जिसके वजह से मिट्टी में कठोरता बढ़ गई। अब कठोरता बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि उसमें अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ेगा, मतलब पानी की मात्रा जो है अधिक जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी कठोर है तो आप फसल नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले उसमें आपको पानी चला करके उसको नरम करना पड़ेगा, उसको आपको कृत्रिम रूप से मतलब आपको जो है उसमें नमी बनाए रखने, क्योंकि नमी में ही तो आपका फसल होगा। नमी नहीं रहेगा तो आपके बीज जो है कहे तो उगेगा नहीं, बीज निकल कर जो है पौधे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है होने लगा, और मिट्टी में कार्बन मतलब कार्बनिक पदार्थ की जो है कमी होने लगी। अब जैसे जैसे जो है भूमि कठोर होता गया और रासायनिक खाद्यों का उपयोग किया गया, तो इससे एक और बहुत बड़ी चीजें हुआ, वो था कि जब रसायन का जो है उपयोग किया गया, तो रसायन क्या होता गया, धीरे धीरे करके मिट्टी के अंदर गया, जल स्तर में जो है वो घुसता गया, जिससे हमारा जल भी जो है प्रदूषित हुआ। और जल प्रदूषित होने से जो है जब हम उसको बाहर निकाल करके पीते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हमारे शरीर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कहाँ गया, हमारे शरीर के अंदर ही गया। हमारे जो फल वगैरह थे ये सब जो है रासायनिक हो गया, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गया, और हमारे शरीर में जाने से क्या हुआ कि हमारे जो शरीर का जो सेल्स हैं वो म्यूटेंट होने लगे, मतलब कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में पैदा होने लगे। ये सारे जो है रिसर्च में जो है पाया गया है कि ये सब रसायनों के उपयोग की वजह से हमारे जो सेल हैं वो म्यूटेंट करने लगे, और ये हमारे जो शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का जो है आगमन हो गया, कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो गई। रासायनिक अगर मैं लागत की अगर मैं बात करूं, तो पहले तो ऑर्गेनिक खेती करते थे तो उतना ज़्यादा लागत नहीं हुआ करता था, क्योंकि सभी खाद जो है क्या होता था, घर में बनाया जाता था। लेकिन जब रासायनिक खेती करने लगे तो उसको भी जो है सस्ते में ही प्रोवाइड किया गया, लेकिन किसान इसके आदी हो गए, अब ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग करने लगे, जिसके वजह से क्या हो गया कि ये जो रासायनिक खेती है उसकी लागत में भी जो है बढ़ोतरी हो गया। मतलब ज़्यादा मात्रा, क्योंकि जैसे जैसे जो है मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती गई, हम उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जहां हम एक एकड़ में 10 किलो यूरिया का डीएपी का उपयोग करते थे, आज अगर मैं बताऊं तो 40 किलो 45 किलो यूरिया डीएपी का जो उपयोग होने लगा। तो किसानों की जो लागत है वो बढ़ गया। और अगर मैं
रेट की बात करूं, फसल का जो अनाज का जो रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितने ज़्यादा जो है हमारे लागत में वृद्धि हुआ। मजदूर जो है हमें बहुत कठिन से मिलने लगे क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी, महंगाई बढ़ गया तो उनको भी जो है जो रोजी था वो सारी चीज़ें बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो है किसान कर्ज में आने लगे। अब कर्ज में आने लगे जिसके वजह से जो है आर्थिक नुकसान बहुत जो है ज़्यादा हुए और जो पैदावार था जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। अब जो है पैदावार में स्थिरता आ गया और उतना ज़्यादा जो है नहीं बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ गए, पैदावार उतना ही है और जिसके वजह से आर्थिक नुकसान हमको जो है होने लगा। और जैसे कि मैंने बताया कि रासायनिकों के उपयोग की वजह से हमारे हार्मोन्स में असंतुलन आया जो और कैंसर और एलर्जी जैसे जो है समस्या की वृद्धि जो है पाया गया। पानी में कमी, जल स्तर जो है नीचे जाता गया, मतलब भूजल स्तर जो है चला गया। पहले जो है आपको जो है 100-150 फीट में पानी मिल जाता था, आज जो है लोग 300-400-500 फीट भी जो है गहरा कर रहे हैं तो भी जो है पानी नहीं मिल रहा है। किसी किसी क्षेत्र में जो है मिलता होगा लेकिन अधिकतम क्षेत्रों में पानी की जो है इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई। अब वापस से जो है किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि फिर से जो पुरानी पद्धति है उसको अपनाया जाएगा, मतलब बीज स्वयं तैयार किया जा सकता है और खाद को घर में ही बनाया जा सकता है, या फिर जो है आप खाद को जो ऑर्गेनिक दुकान से जो है उनसे कम कीमत में आप जो है खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लोग जो है समझने लगे हैं अब धीरे-धीरे करके, क्योंकि इससे हमारे शरीर को नुकसान है, हमारे पर्यावरण को नुकसान है और ओवरऑल जो है मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ा एक तरीके से अभिशाप बन गया है रासायनिक खेती, जो कि अभी तो नुकसान कर ही रहा है और आने वाले समय में और भी नुकसान करेगा अगर हम इससे जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की ओर नहीं जाएँगे। अगर रासायनिक से हम कार्बनिक खेती की ओर नहीं जाएँगे तो ये रासायनिक खेती जो है हमारे लिए बहुत बड़ा जो है खतरा जो है बन सकता है, जिससे आप लोग समझ रहे हैं और जो नहीं समझा है उसको भी इस बात को जो है समझाने का हमको प्रयास करना है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे कंपनी एसलीपीएस वेलनेस के द्वारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को पता होना चाहिए। जो हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से अगर मैं पहले प्रोडक्ट की बात करूं तो वो है हमारा भूविटा। दोस्तों, भूविटा का जो है उपयोग हमको किस प्रकार से करना है, इस बात को आप ध्यान से समझिए। दोस्तों, भूविटा को जो है अभी अगर कोई किसान को आप ट्रायल के लिए दे रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है उसको उनके खेत जो भी अगर 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ खेत में आप जो है उसके आधे एकड़ में आप जो है भूविटा का उपयोग कराइए। अगर हमारा जो भूविटा जो 4 केजी का आता है वो 1 एकड़ के लिए आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उस आधा एकड़ पर भी जो है उस 1 पैकेट को पूरा उपयोग में ला सकते हैं। इससे आपको रिजल्ट और बेहतर मिलेगा और किसान को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक ही खेत में आप जो है उसके आधे हिस्से पर जो है उनके हिसाब से आप खेती करने दीजिए और आधे हिस्से पर आप अपने प्रोडक्ट को लगा करके खेती करवाइए। तो आपको डिफरेंट जो है डेफिनेटली वहाँ पर दिखने लगेगा कि किस प्रकार से जो है हमारे भूविटा का उनको जो है फायदा हुआ है। तो इस प्रकार से आप ट्रायल करा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि किसान आपको अगर उनके हाथ में देंगे और तो कुछ लोग चालाक होते हैं तो वो जहाँ पर कम फसल होता है वैसे ही जगहों पर आपके भूविटा को जो है डालने के लिए बोलेंगे, या उसको जो है जो खराब बहुत ज़्यादा खराब ज़मीन है उसी पर जो है डालने के लिए बोल देंगे, जिससे आपको आपका जो है रिजल्ट जो है कम मिलेगा। तो आप जो है ऐसे जगह पर डालिए, उसी के खेत पर ऐसे जगह पर डालिए जो आधा में एक खेत के आधे में डालिए और आधे हिस्से को छोड़ दिए, ताकि आपको फर्क जो है नजर में आ जाए। तो इस प्रकार से आप जो है अपने भूविटा का जो है उपयोग करिए और इसको किसी भी फसल की बुआई के समय आप जो है उपयोग कर सकते हैं, और या फिर मिट्टी को तैयार कर रहे हैं उस समय पे आप जो उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है हमारा जो 4 किलो जो भूविटा आता है, 1 पैकेट जो भूविटा आता है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में आप जो है उसको 2 बार उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक तो आप मिट्टी को जब तैयार कर रहे हैं तब आप उसको डाल सकते हैं, या फिर बीज की बुआई कर रहे हैं उसके साथ जो है डाल सकते हैं। उसके बाद जो है जब आप 20-25 दिन के बाद जो है आप या तो उसको घोला बना करके डाल सकते हैं, या फिर जो है आप उसको किसी चीज़ के साथ में छिड़काव कर सकते हैं, मतलब बुरकाई कर सकते हैं, छिड़काव नहीं बुरकाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है आप दूसरी बार भूविटा का उपयोग जो है
कर सकते हैं, जिससे आपको काफी बेहतर रिजल्ट जो है मिलेगा। अब जो है हम बात करते हैं हमारा इको हरियाली का। तो जैसे पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आप जो है इको हरियाली को अपना जो है उपयोग कर सकते हैं। इसको आप किसी भी, जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह लग गया तो अभी तो रासायनिक खाद, रासायनिकों का, पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग किया ही जा रहा है, तो आप उसके साथ जो है मिक्स करवा करके भी इसको कर सकते हैं। किसको? इको हरियाली को। बाकी जो हमारा पीजीपीआर है उसको नहीं करना है, केवल इको हरियाली की अभी बात कर रहा हूँ। तो इको हरियाली को आप किसी के साथ भी जो है इस प्रकार से मिक्स करके आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके पौधे में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे कि झुलस रहा है या फिर मुरझा रहा है, पौधे पत्ते मुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से कोई समस्या है और पौधों में हरापन नहीं है, तो आप उसका जो है उपयोग कराएंगे तो पौधे में हरापन भी आ जाएगा और जो उनके झुलसने की जो समस्या है वो सारी चीजें जो है खत्म हो जाएगा। ये हमारा इको हरियाली जो है इसका काम करेगा। इसमें इसके साथ में किसी भी कीटनाशक के साथ अगर उसको डाल रहे हैं, इको हरियाली का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको हमारे एग्रो 19 के जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करना है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा एग्रो 19 का उपयोग उसके साथ ही करना है। इसको आप किसी भी छिड़काव जो कर रहे हैं तो उसके साथ आपको एग्रो 19 का उपयोग करना कंपलसरी है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप जो इसको चाहें तो मिट्टी में, जैसे कि बीज की बुआई करते समय आप पूरे 1 लीटर को उसके साथ मिक्स करके उसको उसके साथ जो है मतलब बीज के साथ जो है उसके ऊपर में छिड़काव करके मिक्स करके भी आप जो है डाल सकते हैं। तो पूरा 1 एकड़ के लिए जो डालेंगे तो पूरा 1 लीटर का उपयोग करेंगे। लेकिन अब अगर आप सिंचाई छिड़काव कर रहे हैं किसी भी लिक्विड के साथ में तो आप 250 ml का ही उपयोग करेंगे 1 एकड़ में। तो आप इसको 4 बार, मतलब 4 एकड़ में जो है या फिर 4 बार जो है उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, आप जो है कोई भी पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं तो भी आपको उपयोग करना है, इको हरियाली यूज कर रहे हैं तो भी आपको हमारा ये एग्रो 19 का उपयोग करना है, क्योंकि ये किसी भी चीज के जो प्रभाव को बढ़ा देता है। मतलब मान के चलिए कोई कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं या फिर हमारे जो इको हरियाली का उपयोग कर रहे हैं और वो किसी पौधे तक जो है पौधे के किसी हिस्से तक नहीं पहुंच पाया, तो ये हमारा जो एग्रो 19 है वो एक स्प्रेडर है। तो वो स्प्रेडिंग का काम करेगा, वहां तक पहुंचाने का जो है काम करेगा, जिससे उसका प्रभाव को बढ़ा देगा। और ये सिलिकॉन बेस्ड है, जिसके वजह से क्या होगा कि इसका असर जो है लंबे समय तक रहेगा। और जैसे कि 2-3 घंटा हो गया और 2-3 घंटा के बाद अगर बारिश हो गया तो भी कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो भी इको हरियाली हो या किसी भी आप रसायन कीटनाशक का भी उपयोग किए हैं तो उसका असर जो है अच्छे तरीके से रहेगा आपके पौधे में, आप और उसका असर आपको आपके पौधे में बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसीलिए एग्रो 19 का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये काफी शानदार प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट में बता रहा हूं इसका उपयोग करना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करते हैं पीजीपीआर का। दोस्तों पीजीपीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इसमें एक आर लिखा हुआ है जो कि राइजोबियम। दोस्तों ये एक जीवित बैक्टीरिया है, इसको आपको किसी भी कीटनाशक के साथ, किसी भी पेस्टिसाइड जो बाहर यूज कर रहे हैं रसायन वाला, उसके साथ उपयोग में नहीं लाना है। इसको केवल और केवल आपको एग्रो 19 के साथ उपयोग में लाना है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी बेहतरीन जो है रिजल्ट देगा। एग्रो 19 उसको बूस्ट करने का, स्प्रेड करने का काम करेगा और जो पीजीपीआर है वो अपना काम करेगा। कौन सा काम? जैसे कि पीजीपीआर का मुख्य काम क्या है? पीजीपीआर का मुख्य काम है कि आपके जो पौधा है उसमें जो फूल लगने की जब अवस्था आती है तब आपको इसका उपयोग करना है, जिससे क्या होगा, फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, फूलों की संख्या बढ़ेगी तो आप में उत्पादन जो है यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा और जो फूल लगे हुए हैं वो कमजोर नहीं होंगे, उनके जो कनेक्शन के लिए जो डंडी होता है वो मजबूत होगा, जिससे कोई हवा आ गया, आंधी आ गया या फिर बारिश हो गया तो वो फूल झड़ेगा नहीं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे इस पीजीपीआर के लिए। और ये प्लांट को भी जो है, पौधे की जो टहनी बनाने भी जो है मतलब मदद करेगा और उसके ग्रोथ के लिए भी जो है काफी ज्यादा सहायता जो है
करेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान देना है, और जो बीज जो पैदा होंगे पीजीपीआर के बाद जो उपयोग से, वो काफी चमकदार होगा और स्वस्थ बीज होगा, जिसको आप नेक्स्ट ईयर, हमें देखा गया है कि बहुत सारे फसल तो होते हैं, लेकिन हम अपने फसल नेक्स्ट ईयर जो है तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है दूसरे बीज का उपयोग करते हैं। लेकिन नहीं, आप जो है इसी बीज का उपयोग अगले साल के फसल के लिए कर पाएंगे, जिससे आपको काफी बेहतरीन जो है सुविधा मिलेगा दोस्त। तो इस प्रकार से हमारे चारों प्रोडक्ट का उपयोग कर सकेंगे, और हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है आप अपने किसानों को कैसे बताना है वो सारी चीज जो है आप सीख गए होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और अपने टीम में अपने दोस्त यार के साथ जो है शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो हमारे इस प्रोडक्ट के उपयोग के बारे में जाने, और आपका टीम भी जो है इस प्रोडक्ट के इस वीडियो के माध्यम से तो हमारे जो चारों प्रोडक्ट है उसको कैसे उपयोग करना है, लोगों को कैसे बताना है, इन सारी चीजों को सीख सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से पैसे कमाते रहिए।